तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। तो बेसिकली शासन प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं उनको देख लेते हैं। तो शासन प्रणालियों को हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, केंद्र व प्रांतों के संबंधों के आधार पर, और दूसरा है विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो अगर केंद्र व प्रांतों के संबंधों के आधार पर देखा जाए तो शासन प्रणालियां एक तो कन्फेडरल सिस्टम हो सकता है, यानी पहले संघात्मक व्यवस्था हो सकती है। दूसरी फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक प्रणाली, और नेक्स्ट है एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम। और अगर विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर देखा जाए तो एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है, संसदीय प्रणाली हो सकती है। दूसरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है, और तीसरा है अर्ध अध्यात्मक प्रणाली यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है। फिर जो एकात्मक सिस्टम उसके भी एक प्रकार से काइंड ऑफ तीन प्रकार हो सकते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदाहरण कौन है? यूके या जापान पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदाहरण है। और यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम ही है, यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री टाइप का है। फिर ये प्रेसिडेंशियल है, और नेक्स्ट है सेमी प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ फ्रांस व श्रीलंका का उदाहरण हम ले सकते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। याद रखिएगा कि यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम ही है, लेकिन तीन अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं: पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल। फिर इसमें संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जा सकता है, फिर प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल पाया जा सकता है। सेमी प्रेसिडेंशियल ये रूस में है, प्रेसिडेंशियल ये यूएसए में है, दक्षिण अफ्रीका में है, ब्राजील में है, अर्जेंटीना में है और नाइजीरिया में है। जबकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये इंडिया में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है और जर्मनी में है। केंद्र व प्रांतों के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का मूल आधार यह है कि पूरे देश के लिए सिर्फ एक केंद्रीय सरकार काम करती है, या फिर राजनीतिक शक्ति केंद्रीय शासन तथा विभिन्न प्रांतीय सरकारों के मध्य बटी होती है। शक्तियों का बंटवारा इन व्यवस्थाओं के नामकरण का आधार है। शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा संघ व इकाइयों के मध्य होता है। शक्ति पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य होता है, और शक्ति विकेंद्रीकरण ये स्वायत्त शासन इकाइयों से संबंधित होता है। तो सत्ता का क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल बंटवारा, तो क्षैतिज या लेटा हुआ बंटवारा इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य होता है। हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ये एक प्रकार से जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है उसके बीच होता है। शक्ति का क्षैतिज बंटवारा प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में पाया जाता है। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा हॉरिजॉन्टल सिस्टम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी पाया जाता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी पाया जाता है। लेकिन मोर प्रिसाइज अगर देखा जाए तो एक अच्छी व्यवस्था को देखा जाए तो ये एक प्रकार से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पाया जाता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो वर्टिकल बंटवारा है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ये बंटवारा संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जैसे वर्टिकल सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा या वर्टिकल बंटवारा, तो इसमें संघात्मक एवं एकात्मक दो प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं। तो इसमें संघ से के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल भारत एक केंद्र है, भारत जैसे केंद्र के माध्यम से राज्यों को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं तो वो एक प्रकार से वर्टिकल बंटवारा है। लेकिन अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच जो कार्यों का बंटवारा है वो हॉरिजॉन्टल बंटवारा होता है। तो हॉरिजॉन्टल बंटवारा बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ज़्यादा होता है या अच्छी तरह से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, पावर सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट होता है। मतलब कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करती, या एक प्रकार से उसका इंटरफियर नहीं रहता है, और जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर है उसका इंटरफियर जुडिशरी पर नहीं रहता है। ये बात रहती है, या एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं, तो चेक्स एंड बैलेंस से काम करते हैं। लेकिन भारत जैसे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत और ब्रिटेन में, वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण जो एक प्रकार से संसद है, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, वो ही वहीं से चूंकि एग्जीक्यूटिव निकल कर आते हैं, तो जो अंतर है वो एक प्रकार से रह नहीं जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मध्य, उस प्रकार का जिस प्रकार का प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है। तो शक्ति का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा, तो एकात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ है? चीन में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, मिस्र में है, इटली में है, स्वीडन में है, नॉर्वे में है और फिनलैंड में।
तो बेसिकली इसमें समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, बंटवारा नहीं होता है। समस्त शक्तियां कहाँ होती हैं? केंद्र में होती हैं, बंटवारा नहीं होता शक्तियों का। छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, अपवाद इसका चाइना है, क्योंकि चाइना में सेंट्रलाइज्ड पावर है, तो इसलिए वहां पर ये व्यवस्था है। हालांकि ये छोटे देशों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ पर इकहरी नागरिकता होती है। संविधान एक प्रकार से लचीला होता है और लिखित व अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। केंद्र स्वामी, ये इकाइयां एजेंट होती हैं, तो केंद्र एक प्रकार से स्वामी की तरह काम करता है और जो इकाइयां होती हैं एजेंट होती हैं उस स्वामी की। व्यवस्थापिका या संसद इसमें सर्वोच्च होती है, तो इंग्लैंड में जैसे संसद सर्वोच्च है। फिर न्यायपालिका महत्वहीन होती है, तो संसद ही चीज़ों को अल्टीमेटली कंट्रोल करती है। इवन संसद जुडिशरी को ही कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं। फिर उच्च सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है सदन में, और शक्तियां प्रदत्त होती हैं इकाइयों को, तो एक प्रकार से पावर डेलीगेट की जाती है। जैसे भारत का संविधान में तो पावर को बांटा गया है भारत केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन जो एकात्मक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर शक्तियां दी जाती हैं। केंद्र अपनी शक्तियों को देता है, क्योंकि उसके पास काम इतना ज़्यादा रहता है, तो वो शक्तियों का बंटवारा कर देता है, एक प्रकार से शक्तियों को डेलीगेट कर देता है, चलिए ये काम आप करिएगा। ऐसा संघात्मक व्यवस्था, उदाहरण के लिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूएसआर, जर्मनी, नाइजीरिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस, मेक्सिको, मलेशिया। तो यहाँ पर संघों में इकाइयों में शक्तियों का बंटवारा होता है। बड़े या बहुदलीय, बहुल निजाति, बहुल सामुदायिक देशों के लिए उपयुक्त हो। तो भारत जैसा देश जहाँ पर अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो इस प्रकार की जो संघात्मक व्यवस्था है ज़्यादा सुटेबल है। यहाँ पर इकहरी, दोहरी या तिहरी नागरिकता हो सकती है, तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में तो इकहरी नागरिकता ही है। लिखित व कठोर संविधान होता है। इकाइयां स्वायत्त होती हैं, तो जैसे भारत में राज्य हैं, कहीं ना कहीं अपना जो उनका क्षेत्र है वहां पर वो स्वायत्त रहती हैं। संविधान सर्वोच्च रहता है और न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है, निष्पक्ष रहती है। संविधान रक्षक एवं संतुलनकारी पहिया, एक प्रकार से संविधान के रक्षक की तरह काम करती है जुडिशरी, और एक संतुलनकारी पहिया के रूप में भी कार्य करती है। उच्च सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व, उच्च सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे भारत में जो राज्यसभा है वहां पर भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और इकाइयों की शक्तियां मौलिक होती हैं। तो इकाइयों की जो शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि डेलीगेटेड होती हैं, मतलब केंद्र देता नहीं है शक्तियों को, बल्कि संविधान में शक्तियों का वर्णन होता है। संविधान में शक्तियों का वर्णन होता है, जो इकाइयों को यानी जो राज्यों को शक्तियां मिलती हैं उनका मेंशन कहीं ना कहीं संविधान में होता है। चलिए एकात्मक व्यवस्था को और अच्छे से समझते हैं। तो समानतः छोटे देशों में जहाँ केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है, वहाँ एकात्मक व्यवस्था होती है। एकात्मक व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या सीमित हो तथा समाज में बहुत अधिक जाति तथा धार्मिक विविधता न हो। एकात्मक व्यवस्था में राज्यों या केंद्रों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, न ही उनके पास निश्चित शक्तियां होती हैं। उन्हें केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, नए राज्य निर्मित कर सकता है, या पुराने राज्यों को नष्ट कर सकता है। राज्यों की शक्तियां कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। ब्रिटेन इस प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली भी एकात्मक ढांचे पर आधारित है, तो फ्रांस भी इसका उदाहरण है। एकात्मक यानी न्यूटरी सिस्टम में कार्यपालिका व विधायिका के स्तर पर केंद्र व राज्यों में समानांतर ढांचा नहीं पाया जाता है। ऐसे देशों में छोटी प्रशासनिक इकाइयां नहीं होती हैं, यदि होती भी हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करना होता है। ऐसे देशों में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, स्थानीय इकाइयों का संवैधानिक अधिकार न होकर केंद्र के प्रशासनिक कार्य योजना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्लान का परिणाम होता है। तो यहाँ पर संविधान, जैसे भारत में तो एक प्रकार से जो विकेंद्रीकरण किया गया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो एक प्रकार संविधान में उसका मेंशन है। राज्यों को पावर दी गई है वो भी संविधान में मेंशन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है। ये एक प्रकार से जो सेंटर होता है उसी के रहमो करम पर इनको एक प्रकार से शक्तियां दी जाती हैं। इस प्रणाली में सामान्यतः संविधान व सर्वोच्च न्यायालय का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि संघात्मक व्यवस्था में होता है। तो इसके लाभ क्या हैं? ये कम खर्चीली है, बेसिकली कम खर्चीली है। दूसरा, जटिलता कम है इसमें। फिर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सुनिश्चित रहती है, और संतुलन विकास जो है, तो इसमें संतुलित विकास सभी क्षेत्रों में हो जाता है। फिर हानि, इसमें जनता और सरकार के बीच दूरी बढ़ जाती है, ब्यूरोक्रेसी की भूमिका अधिक रहती है, और रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही बढ़ जाती है। संघवाद, फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोडस से बना है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता।
तो इकाइयां आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करती हैं। इकाइयां आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि। संघ इकाइयों के समझौते के परिणाम पर कनाडा व भारत नहीं है। तो भारत और कनाडा में इकाइयां यानी राज्यों ने कोई समझौता करके संघ नहीं बनाया है, जबकि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड यहाँ पर राज्यों ने आपस में समझौता करके संघ का निर्माण किया है। कैसी भी है, संघीय व्यवस्था में राज्य संघ में मिलना तो चाहते हैं, पर वो एकात्मक शासन निर्माण के इच्छुक नहीं होते। एक संघ राजनीतिक संगठन का एक मध्यवर्ती रूप है, जो एक परिसंघ जो परिधि इकाइयों में संप्रभु सत्ता निहित करता है और संघात्मक यूनिटरी राज्य में जिसमें सत्ता केंद्रीय संस्थानों में होती है के बीच में स्थित होता है। तो एक प्रकार से जो संघ है ये राजनीतिक संगठन का एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट एक प्रकार से रूप है, जो एक परिसंघ परिसंघ में क्या होता है, इसमें परिधि निकायों में संप्रभु सत्ता निहित रहती है, यानी कि जो राज्य रहते हैं उनमें संप्रभु सत्ता निहित रहती है परिसंघ में यानी कन्फेडरेशन में। और एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें सत्ता केंद्रीय संस्थानों के पास होती है। तो ये उसके बीच की कहीं ना कहीं व्यवस्था है कि ना तो राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति रहती है और ना ही केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति रहती है, दोनों के पास मिली जुली शक्ति रहती है एक प्रकार से। डायसी क्या बोलता है, संघात्मक राज्य एक राजनीतिक समझौते के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं राज्य के अधिकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। मैरियट क्या कहता है कि संघ का निर्माण होता है, स्वतः जन्म नहीं होता है। संघ का निर्माण होता है या स्वतः जन्म नहीं लेता है। फिर जोहास अल्थ्यूजियस, ये जर्मनी के थे, जोहान्स अल्थ्यूजियस। तो अल्थ्यूजियस ने अपनी पुस्तक पॉलिटिका मेथोडिस डाइजेस्टा में संघवाद विषय की प्रथम सुव्यवस्थित व्याख्या की है। उन्होंने लिखा कि मनुष्य संगठन से बनता है, उसका संघवाद का दृष्टिकोण बाइबल के नियम यानी ईसाई बंधुत्व है। फिर विलियम रिकर की जो पुस्तक है फेडरलिज्म ओरिजिन्स, सेपरेशंस एंड सिग्निफिकेंस में संघीय व्यवस्था का तार्किक चयन के आधार पर अध्ययन करता है। नेशनल चॉइस के तहत जहां संघ की क्षेत्र विस्तार की इच्छा पूरी होती है, वहीं इकाइयों की सैन्य सुरक्षा की इच्छा पूरी होती है। तो एक प्रकार से जो संघ है वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेता है और जो राज्य हैं, जो इकाइयां होती हैं, एक प्रकार से अपनी जो सैन्य सुरक्षा है उसको केंद्र के माध्यम से उसको संतुष्ट कर लेती है। फिर डेनियल एल्जार, तो ये अमेरिकी विद्वान ने अपनी पुस्तक एक्सप्लोरिंग फेडरलिज्म 1987 बुक आती है, में संघवाद का सैद्धांतिक व अनुभविक अध्ययन किया। उन्होंने संघवाद का आधार बताया है स्वशासन प्लस साझा शासन, सेल्फ रूल प्लस शेयर्ड रूल्स। एल्जार के अनुसार संघीय व्यवस्था स्वशासन व साझा नियमों का योग है। लेकिन एल्जार संघवाद में विकेंद्रीकरण की जगह गैर केंद्रीकरण शब्द प्रयोग को अधिक उपयुक्त मानते हैं। जहां ग्रेनविल अस्टिन ने भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव संघवाद की संज्ञा दी है, वहीं डेनियल एल्जार ने अमेरिकी संघवाद को सहयोगी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। संघवाद का विकास, तो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई, अतः संघवाद का जनक अमेरिका को माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। न्यूमैन के शब्दों में, ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार से संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का पिता कहा जाता है। C.F. स्ट्रॉन्ग, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय संविधानों में से एक है या सर्वाधिक संघीय संविधान है। कैसी भी यार, इसे अदृश्य राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। स्विट्जरलैंड 1848 संघ 150 वर्ष से 3 मुख्य सजाती या इथनिक और लिंग्विस्टिक समूहों जर्मन, फ्रेंच और इटालियन समूहों के हितों में संतुलन कायम रखे हुए है। स्विस संविधान में संघ के स्थान पर परिसंघ कन्फेडरेशन शब्द का उपयोग किया गया। तो शब्द भले ही कन्फेडरेशन है लेकिन है ये संघ। कनाडा में संघवाद ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम 1867 के अंतर्गत स्थापित हुआ था। स्विट्जरलैंड में संघवाद 1848 में आता है, कनाडा में 1867 में, ऑस्ट्रेलिया में 1901 में, जर्मनी में 1949 में, भारत में 26 जनवरी 1950 को, रूस में 1991 को, दक्षिण अफ्रीका में 1994 को। अब शक्ति वितरण के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे गणना व अधिशेष का सिद्धांत, अर्थात केंद्र की शक्तियां संविधान में लिखित प्रकार से गिन दी गई हैं। शेष यानी अवशिष्ट शक्तियों को, जो शक्तियां हैं वो राज्यों को सौंप दी गई हैं। इस प्रकार संघ की शक्तियां प्रदत्त एवं इकाइयों की
शक्तियां मौलिक होती हैं। तो एक प्रकार से यूएसए में क्या है कि यूएसए में केंद्र की शक्तियां लिख दी गई हैं बेसिकली संविधान में कि ये केंद्र करेगा, लेकिन राज्य की शक्तियों को लिखा नहीं गया है। मतलब जो काम केंद्र नहीं करेगा वो राज्य सब कुछ कर लेगा, बात ये है गणना एवं अधिशेष का सिद्धांत। फिर कनाडा राज्यों की लिखी गई हैं, अब शेष जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं। तो राज्यों की शक्तियां बेसिकली लिख दी गई हैं और जो अवशेष शक्तियां हैं वो इसके पास है, केंद्र के पास है। ऐसा ही कुछ सिस्टम भारत में भी है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों की लिख दी गई हैं तथा एक तीसरी समवर्ती सूची है। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास होती हैं, इसमें अवशिष्ट शक्तियां भी इसमें भी इकाइयों के पास होती हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी। भारत दोनों संघ में इकाइयों शक्तियां लिख दी गई हैं तथा एक तीसरी समवर्ती सूची है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं भारत में। असमान राज्यों का समान संघ, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, ये वैसे के पास है। तो असमान राज्यों का समान संघ, तो संघ तो समान है लेकिन राज्य असमान है। समान राज्यों का असमान संघ, तो ये उदाहरण भारत का है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो राज्य तो समान है लेकिन संघ असमान है। ये सिस्टम भारत में है। फिर नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ भारत में है। तो भारत में जो राज्य हैं वो नश्वर है, यानी कि उनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उनको एक प्रकार से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो संघ है उसको नहीं मिटाया जा सकता है, कहने का मतलब ये। फिर असमतोल संघ व विषम संघ, एक प्रकार से असिमेट्रिकल फेडरलिज्म भारत में ही है, अनुच्छेद 370 में। तो यह बहुसांस्कृतिक देशों के लिए उपयुक्त होता है। भारत इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, इकाइयों के पास समान शक्तियां नहीं है। तो एक प्रकार से जम्मू कश्मीर जो पहले, अभी तो अब किस बराबर शक्तियां हो गई हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य उनके पास कुछ ज्यादा पावर होती है, ये बात। समतोल संघ या सम संघ, तो सिमेट्रिकल फेडरलिज्म ये यूएसए का संघ है, सभी इकाइयों के पास समान शक्तियां हैं। संघ की स्थापना के आधार या कारण, तो इकाइयों की स्वायत्तता की इच्छा। तो संघ अक्सर कई स्थापित राजनीतिक समुदायों या इकाइयों के साथ आने से बनते हैं, लेकिन वे इकाइयां अपनी स्वतंत्र पहचान एवं स्वायत्तता बनाए रखना चाहती हैं। एक संघीय ढांचे ने जर्मनी के 38 राज्यों के केंद्रीय नियंत्रण की आकांक्षाओं को दूर करने में मदद की, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद लिया था। जर्मनी में 1949 से अमेरिका के समान दोहरे संविधान केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग लागू है। जर्मनी ने संघीय राज्य के संविधान को औपचारिक रूप से 1949 में अपनाया था, जिसमें 11 लैंडर यानी प्रांत को अलग अलग संविधान रखने की अनुमति दी गई है। 1990 में संविधान का जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ, तब लैंडर की संख्या बढ़कर 16 हो गई। 1949 से जर्मनी में अमेरिका के समान ही लैंड यानी राज्यों के अलग संविधान हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में वृद्धि, तो संघों गठन को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है बाहरी खतरों का होना। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने की इच्छा है। उदाहरण के लिए छोटे रणनीतिक रूप से कमजोर राज्यों के पास व्यापक राजनीतिक संबंधों में प्रवेश के लिए एक शक्तिशाली तरीका क्या है, संघ बना लो आप। भौगोलिक आकार, तो तीसरा आकार है भौगोलिक आकार। तीसरा कारण क्या है, एक प्रकार से भौगोलिक आकार। दुनिया के कई भौगोलिक रूप से बड़े राज्यों ने संघीय व्यवस्था को अपनाया, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका, कनाडा ने 1867 में, ब्राजील ने 1891 को, ऑस्ट्रेलिया ने 1901 को, मेक्सिको 1917 को और भारत 1950 को। भौगोलिक रूप से बड़े राज्य सांस्कृतिक रूप से विविधता लिए होते हैं और मजबूत क्षेत्रीय परंपराएं रखते हैं, इसलिए एक प्रकार से इनको संघ में बांटना ज्यादा उचित होता है। जातीय बहुलता का समायोजन, तो संघवाद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला अंतिम कारक जातीय विषमता है। संघवाद सामाजिक विभाजनों और विविधताओं के लिए संस्थागत प्रतिक्रिया रही। फिर घनिष्ठ संघवाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। परंपरागत संघवाद है, ये यूएसए का है। तो यहाँ पर डुअल संघ होता है था, लेयर व केक संघ भी इसे कहा जाता है, लेयर व केक संघ भी इसे कहा जाता है। दोहरी नागरिकता रहती है, उच्च सदन में सभी इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व रहता है। दोहरे संविधान रहते हैं, राज्यों के अलग और केंद्र के अलग। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी, तो जो डिस्ट्रीब्यूटरी पावर होती हैं कहाँ होती हैं, राज्यों के पास होती हैं। राज्यों ने संघ बनाया है, तो ये केंद्राभिमुखी सम्मेलन की प्रक्रिया है, एक प्रकार से यहाँ पर राज्यों ने संघ बनाया है। परंपरागत संघवाद के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। क्वाजी फेडरल, जिसमें इकहरी नागरिकता होती है, एकल संविधान होता है, उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। तो भारत में जो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो नॉर्थ ईस्ट के नेशन फॉर एग्जाम्पल मेघालय का नहीं है, तो असमान प्रतिनिधित्व रहता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। संघ संविधान से
राज्य बनाए, यानी कि केंद्रीय विमुखी पृथक्करण की प्रक्रिया, यानी एक प्रकार से संघ ने या संविधान ने केंद्रों को बनाया, सॉरी राज्यों को बनाया, ना कि राज्यों ने संघ को बनाया। उदाहरण के लिए इंडिया और कनाडा, तो इसमें एकात्मक लक्षणों वाले संघ को केसी बेयर अर्ध संघ कहता है। भारत एवं कनाडा इसके उदाहरण है। क्वाजी फेडरल कहता है कौन? केसी बेयर। फिर परिसंघ यानी कन्फेडरेशन, तो परिसंघ इकाइयों में संप्रभु शक्ति निहित करने में सबसे लचीले होते हैं और इनमें सबसे विकेंद्रीकृत प्रकार के राजनीतिक संघ की स्थापना होती है। पियरे जोसेफ प्रोथा जैसे राजकतावादी ने परिसंघ का समर्थन किया है। परिसंघीय सिद्धांत कन्फेडरल प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटलिज्म में अधिक लागू होता है, अंतर सरकारीवाद में अधिक लागू होता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि नाटो है, यूएन है, एयू है, अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ है, यहाँ पर ये कन्फेडरेशन ज़्यादा लागू होता है। तो यहाँ पर इकाइयों की शक्ति ज़्यादा होती है, कन्फेडरेशन की शक्ति ज़्यादा नहीं होती, बेसिकली ये। तो कन्फेडरल जो स्टेट है सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक उदाहरण संघ राज्यों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन CIS है, इसने 1991 में हिसार को औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन की स्थापना से पूर्व हिसार के 15 गणराज्यों में से 11 गणराज्यों द्वारा इसमें स्थापना की गई थी। जॉर्जिया और 3 बाल्टिक देशों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। इसमें राज्यों को पृथक होने का अधिकार है, विदेश संबंध व आत्मनिर्णय का अधिकार है। स्विट्जरलैंड के संविधान में भी कन्फेडरेशन शब्द का उल्लेख है, पर इकाइयां पृथक नहीं हो सकती हैं। वैसे एक परिसंघ है, सॉरी हिसार एक परिसंघ था जहां पर हर इकाई अपने आप में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र विदेशी मामलों को देख सकती थी, लेकिन एक प्रकार से जुड़ी हुई थी, एक प्रकार से जुड़ी हुई थी। और वहाँ जो कन्फेडरेशन सिस्टम था, जो केंद्र था, बहुत कमजोर था, बहुत लचीला था, लेकिन जो यहाँ वहाँ पर जो इकाइयाँ थी वो अपने आप में स्वतंत्र स्वतंत्र एक्टर की तरह भूमिका निभाती थी। चलिए दोस्तों, इसमें परिसंघ सिस्टम को और अच्छे से पढ़ते हैं, कन्फेडरेशन सिस्टम को और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का ना तो महत्व होता है और ना ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। विभिन्न स्वतंत्र प्रांत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों जैसे विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा, संचार आदि का प्रशासन वो लोग मिलकर करेंगे और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था की जाती है। इसमें प्रांतों या इकाइयों को एक स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि वो चाहें तो परिसंघ से पुनः अलग हो सकते हैं। जब अंग्रेज भारत में एक प्रकार से लूज फेडरेशन ही बनाना चाह रहे थे 1935 के एक्ट में भी, और जो भारत को छोड़ के जाना भी चाह रहे थे, तो यही चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान एक लूज फेडरेशन में रहें और राज्य आपस में जो बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट थे आपस में ऐसे मतलब वो एक प्रकार से विदेशी नीति, बाह्य सुरक्षा और संचार के मुद्दे सभी दे दें और अन्य मुद्दों पर स्वतंत्र रहें और जब भी चाहें तो परिसंघ से अलग हो सकते थे। ऐसी व्यवस्था में परिसंघ का केंद्रीय ढांचा तो विनाशी डिस्ट्रक्टिबल होता है, परंतु जो प्रांत या राज्य मिलकर इसे बनाते हैं वो अविनाशी इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। इसलिए इसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। हिसार का सिद्धांत तो एक परिसंघ ही था जो कई स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था, लेकिन साम्यवादी शासन के दौरान व्यवहारिक रूप में राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं थी। व्यवहारिक रूप में हालांकि वो अलग हो सकते थे। उसे का जब गठन हुआ तब वह भी एक परिसंघ कॉन्फेडरेशन के रूप में ही विकसित हुआ था, लेकिन बाद में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ क्रांतिकारी निर्णयों से राज्य का अलग होने का अधिकार समाप्त कर दिया। इसलिए अब यूसे परिसंघ न होकर संघ फेडरेशन बन गया है। फिर फेडरल सिस्टम परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली होती है। यह व्यवस्था भी कई स्वतंत्र राज्यों इंडिपेंडेंट स्टेट्स के आपसी समझौते से निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्णायक इकाइयों को यह अधिकार नहीं होता कि वह संघ से अलग हो सकें। इसलिए संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है। वर्तमान समय में इसे फेडरेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे उदाहरणों में जर्मनी, स्विट्जरलैंड को भी रखा जा सकता है। स्विट्जरलैंड का नाम तो स्विस परिसंघ है, स्विस कन्फेडरेशन है, पर किसी भी कैप्टन या कंटोन को परिसंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब समवर्ती संघवाद या सामुदायिक संघवाद, इसमें कंसोसिएशनल फेडरेशन की बात करते हैं। तो लेबनान, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, तंजानिया, स्विट्जरलैंड में कंसोसिएशनल फेडरेशन पाया जाता है। कार्यकारी शक्तियों का सम्मिलित प्रयोग होता है। इसमें संप्रदायों को स्वायत्तता होती है और एक प्रकार से सभी नजाति समूहों को संसद में वीटो पावर होती है। सहवर्ती लोकतंत्र के प्रमुख विचारक हैं अर्जेंट लिचफार्ड। कंसोसिएशनल
डेमोक्रेसी के उदाहरण कौन है, के लेखक कौन है या एक प्रकार से विचारक कौन है? ऑरेंज लेजफार्ड। ऑरेंज लेजफार्ड। उदाहरण के लिए बेल्जियम, लेबनान, तंजानिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। तो संघर्षरत समाजों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व और शक्ति का साझा प्रयोग होता है। महाद्वीपीय यूरोप में विशेष रूप से आम सहमति पार्टी प्रणाली द्वारा समर्थित है और सौदेबाजी तथा सत्ता साझा करने की प्रवृत्ति है। सहयोगी या सहवर्तनी लोकतंत्र बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे राज्यों में प्रचलित लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जो शक्ति के साझाकरण और कई पार्टियों या राजनीतिक संरचनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से संचालित होता है। विशेष रूप से उन समाजों के लिए उपयुक्त है जो गहरे धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक या अन्य विभिन्नताओं में विभाजित है। सहमति या बहुलवादी प्रवृत्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें गठबंधन सरकार रहती है। दूसरी, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण रहता है। प्रभावी द्विसदनीय प्रणाली रहती है। बहुदलीय प्रणाली रहती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व रहता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहता है। संघवाद रहता है। फेडरलिज्म रहता है। एक संहिताबद्ध संविधान और अधिकारों का एक बिल होता है। कार्यकारी शक्तियों का सम्मिलित प्रयोग होता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उनका प्रयोग सम्मिलित रूप से होता है। विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को स्वायत्तता होती है और सभी जनजातीय समूहों को संसद में वीटो पावर मिली होती है। इस लोकतंत्र में हित पूर्ति की बजाय स्वतंत्र पहचान आवश्यक होती है। तो हित पूर्ति की बजाय स्वतंत्र पहचान आवश्यक होती है। बहुल भाषी व बहुल जातीय समाजों में यह लोकतंत्र आवश्यक है। जिन समाजों में खंडित राजनीतिक संस्कृति यानी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर हो, वहां लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए यह उपयोगी है। लिचफार्ड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में यानी संघर्षोत्तर समाजों में सहवर्ती लोकतंत्र को शक्ति साझा करने वाला लोकतंत्र पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी मानता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इसका आवश्यक तत्व मानता है। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल फेडरेशन। इसका उदाहरण यूएनओ हो सकता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी आप वॉलंटरी अपने मन से इसकी सदस्यता ले सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। और प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक जो इकाई होती है स्वतंत्र एवं संप्रभु होती है। डुअल फेडरेशन या डुअल फेडरलिज्म, द्वैत संघवाद। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करती हैं। इसे लेयर एंड केक संघ भी कहा जाता है, लेयर एंड केक फेडरेशन भी कहा जाता है। यूएसए इसका उदाहरण है। अमेरिकी जो प्रणाली है प्रारंभ में दोहरे संघवाद डुअल फेडरलिज्म के सिद्धांतों के अनुसार संचालित होती थी। यह एक ऐसी शैली जिसमें संघीय और राज्य सरकारें नीतिगत शक्ति के अलग अलग प्रतीत होने वाले अविनाशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है। तो लेयर केक और मार्बल केक संघवाद क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो इन शब्दों का सर्वप्रथम उपयोग 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोरिटोन ग्रोंजिस ने किया है। लेयर केक संघ बेसिकली ये डुअल फेडरलिज्म का या द्वैध संघ का पर्याय होता है। इस प्रकार के संघ में संघ व उसकी इकाइयों में स्पष्ट शक्ति का विभाजन होता है। संघीय सरकार इकाइयों की शक्तियों या कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसे डिवाइडेड सॉवरेनिटी भी कहा जाता है, विभाजित संप्रभुता भी कहा जाता है। 1930 की महान आर्थिक मंदी के उभरने हेतु 1930 की महान आर्थिक मंदी से उभरने हेतु जब अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील की नीति 1933 से 39 लागू की, तो इसे अमेरिका में डुअल की बजाय कोऑपरेटिव संघवाद का विकास हुआ। अमेरिका में जब आइजनहावर के राष्ट्रपति थे 1953 से 61 बने, तो उन्होंने पुनः द्वैध संघ को बढ़ावा दिया व लेयर केक संघ की नीति अपनाई थी। द्वैध शासन का उल्टा होता है सहकारी संघवाद या मार्बल केक फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद का ही पर्याय होता है। तो मार्बल केक संघ में शक्ति के विभाजन की बजाय शक्ति संयोग पर बल दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम जर्मनी में मार्बल केक संघ का विकास हुआ। भारत का भी मॉडल है एक प्रकार से मार्बल केक फेडरलिज्म के नाम से भी इसको देख सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद, इसमें दोनों सरकारें प्रतियोगी नहीं सहयोगी होती। इसका श्रेष्ठ उदाहरण कौन है? जर्मनी। डेनियल एल्जार अमेरिकी संघवाद को सहकारी संघवाद कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघवाद या अमिकेबल यूनियन कहते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की प्रणाली को अपनाया गया, जो संघीय सरकार से राज्यों को सहायता में अनुदान ग्रांट इंग्लैंड की वृत्ति पर आधारित है। इसमें राज्य और स्थानीय सरकारें संघीय निधियों पर निर्भर हो गईं। यह विशेष रूप से 1930 में हुई न्यू डील पॉलिसी के तहत आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के उछाल के बाद अधिक प्रभावी हो गया। कोर्सिव फेडरलिज्म बलपूर्वक संघवाद या प्रतिरोधी संघवाद,
तो 1960 के दशक के मध्य से संघीय सरकार और राज्यों के बीच साझेदारी पर आधारित सहकारी संघवाद के स्थान पर बलपूर्वक संघवाद अथवा प्रतियोगी संघवाद उभर कर सामने आया। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से संघीय सरकार ने राज्यों की शक्तियों को कम करने वाले कानूनों को पारित करके और राज्यों पर जनादेश के रूप में प्रतिबंध लगाकर अपने आदेशों का पालन कराया। नया संघवाद न्यू फेडरलिज्म, ये रोनाल्ड रीगन का है, रीगन का। तो 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन ने जानबूझकर बढ़ते कल्याणकारी बजट के खिलाफ छोटी सरकार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। न्यू फेडरलिज्म के नारे के तहत रीगन ने संघीय सरकार से राज्य सरकारों को कल्याण की जिम्मेदारी स्थानांतरित करके सामाजिक खर्चे को रोकने का प्रयास किया। संघीय सरकार से राज्य सरकारों को कल्याण की जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के से सामाजिक खर्चों को रोकने का प्रयास किया। इसके विपरीत जर्मनी में सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शैली के एक व्यापक और अच्छी तरह से वित्त पोषित कल्याण प्रणाली के निर्माण को विफल करने के बजाय उसे सुविधा प्रदान की गई। फिर वित्तीय संघवाद फिजिकल फेडरलिज्म, तो 1990 के बाद से यूएसए ने फिजिकल फेडरलिज्म पर भरोसा जताया है। राष्ट्रपति सरकारें राज्य और स्थानीय सरकार को लगातार संघीय अनुदान में वृद्धि कर रही हैं। यह शैली केंद्र से परिधि तक भुगतान के हस्तांतरण में विश्वास रखती है। फिर कार्यकारी संघवाद एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म, कार्यपालिका के प्रभुत्व में अंतः सरकारी वार्तालाप, उदाहरण के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो संघीय प्रणालियों को सामान्यतः कार्यकारी संघवाद यानी एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, जो विशेष रूप से कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म या संघवाद की एक ऐसी शैली होती है जिसमें संघीय संतुलन काफी हद तक सरकार के प्रत्येक स्तर के अधिकारियों के बीच संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। सिमेट्रिकल व असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, तो समतोल या सममित या असमतोल या असममित संघ। तो असममित या विषम संघ जो शब्द है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म शब्द, इसका जो शब्द है ये चार्ल्स टार्लटन द्वारा गढ़ा गया था। चार्ल्स टार्लटन द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया था। यहाँ प्रत्येक इकाई समान शक्तियां रखे वो सम संघवाद, उदाहरण के लिए उसे, तो जहाँ पर प्रत्येक इकाई समान शक्ति रखे वो क्या है, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। जहाँ भाषा, संस्कृति या अन्य सामाजिक आधारों पर इकाइयों की शक्तियां असमान हो वो विषम यानी एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, उदाहरण के लिए भारत और कनाडा। विषम संघवाद यानी एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म टेलर की मान्यता की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन या मेरियम यंग की विभिन्नता की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन को प्रकट करता है। चार्ल्स टाल्टन ने भारत को विषम संघवाद कहा है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहा है। किसने? चार्ल्स टाल्टन ने। तो अब संघवाद की कुछ नवीन प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, उनको देख लेते हैं। तो एकात्मक संघवाद यूनिटेरियन फेडरलिज्म, तो यह एक नया प्रतिमान है केंद्रीकरण की दिशा में तर्क संगत प्रवृत्ति, यानी अब कोई भी शुद्ध संघ नहीं हो सकता है। यह केंद्र की बढ़ती शक्तियों और इकाइयों की सत्ता क्षरण का प्रतीक है। अमेरिका जिसे शुद्ध संघ या प्रतीक माना जाता था, वहां भी मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल ने मैकलॉच बनाम मेरीलैंडवाद जो कि 1819 में हुआ अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की वजह से वहां संघ सरकार की शक्तियों में काफी इजाफा हुआ अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत के माध्यम से। और एकमात्र अपवाद कनाडा है जहां केंद्र के बजाय राज्यों की शक्तियों में वृद्धि हुई है, यानी संघ की बजाय राज्य मजबूत हुए हैं। एकात्मक संघवाद के कारण तो इकाइयों की तुलना में संघ की शक्तियों के बढ़ने के कारण क्या है? पहला, युद्ध की राजनीति, तो सुरक्षा हेतु एकात्मक नियंत्रण आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम संकट के समय यूएसए में संघीय केंद्रीकरण बढ़ा। शीत युद्ध के समय बाइपोलर युद्ध हुआ एवं 1980 के बाद यूनिपोलर सिस्टम के बाद भी केंद्रीकरण बढ़ा। अमेरिकन विद्वान लियोनार्ड रूसी भालू ने हमें केंद्रीकरण की ओर बढ़ाया है। लियोनार्ड क्या बोलते हैं? लियोनार्ड बोलते हैं कि रूसी भालू ने यानी यूएसएसआर ने हमें एक प्रकार से केंद्रीकरण की ओर बढ़ाया, हम मजबूर हुए हैं केंद्रीकरण की ओर जाने के लिए। फिर आर्थिक मंदी व आर्थिक संकट की जो राजनीति होती है, कल्याण की राजनीति, फिर सहायता अनुदान की राजनीति और दलगत जो राजनीति होती है, इसके कारण एक प्रकार से जो संघवाद है या एक प्रकार से जो केंद्रीकरण बढ़ा। तो न्यू डील पॉलिसी रूजवेल्ट के समय आई थी और इसमें इकाइयां या राज्य भिखारी की तरह होते हैं। जैसे भारत में भी जो राज्य थे, जब प्लानिंग कमीशन था तो एक प्रकार से वो भीख ही मांगा करते कि हमें इतना फंड दे दो, हमें इतना फंड दे दो। ये फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इसका विकास होता है सहकारी संघवाद का। इसमें संघ व इकाइयों के बीच शक्ति वितरण पर नहीं बल्कि संयोग पर और सहकारिता के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। यह एकात्मक संघवाद की तरह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रवृत्ति है। जर्मनी में इसका उदय सर्वप्रथम हुआ। इसमें संघ व राज्यों को अलग व प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि
पूरक व सहयोगी माना जाता है। योजना आयोग, इसने इंडिया में एकात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया, यानी केंद्र को मजबूत और राज्यों को कमजोर कर सहकारी संघवाद को कमजोर किया। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगा। संघवाद ने एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया है जिसके माध्यम से खंडित समाजों में एकता व सुसंगतता बनाए रखने में मदद मिलती है। संघवाद की विशेषताएं अथवा संघवाद को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियां, तो पहला है दलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली संघीय राज्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विस्तार की संघीय संरचना जो यूएसए के विपरीत अपने 15 गणराज्यों में से प्रत्येक को अलग होने का अधिकार प्रदान करती है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से कल्पित थी क्योंकि वहां सत्तारूढ़ साम्यवादी दल अत्यंत केंद्रीकृत स्थिति में था। फिर अध्यक्षात्मक व संसदीय स्वरूप, तो यूएसए की राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका में शक्ति पृथक्करण तथा संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका के बीच शक्ति संलयन पावर फ्यूजन पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण की प्रवृत्ति का यह सुनिश्चित शक्ति पृथक्करण की शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि जो शक्ति है क्षेत्रीय व कार्यात्मक दोनों रूप से फैली हो। इसका अर्थ है सरकार के दोनों स्तरों के बीच संपर्क के कई साधन हैं, या सरकार के संघीय और राज्य स्तरों के बीच अंतर प्रवेश की जटिल संरचना को दर्शाता है। यह व्यवस्था यूएसए और स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। संसदीय प्रणालियों को सामान्यतः एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, जो विशेष रूप से कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कार्यकारी संघवाद, या संघवाद की एक ऐसी शैली होती है जिसमें संघीय संतुलन काफी हद तक सरकार के प्रत्येक स्तर के अधिकारियों के बीच संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। संघ व प्रांतों में सामंजस्य के तरीके, पहला है प्रशासनिक संघवाद। उदाहरण के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म पाया जाता है। कहाँ कहाँ? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में। इसमें केंद्र सरकार प्रमुख नीति निर्माता होती है और केंद्र या प्रांतीय सरकार को नीति क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लिखित संविधान, तो ऑस्ट्रेलिया व स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन को भी सकारात्मक जनमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये याद रखिएगा। कहाँ? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संविधान में संशोधन को भी सकारात्मक जनमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है। भारत में क्या ऐसा है? नहीं है, तो ये याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर संवैधानिक मध्यस्थ, तो संविधान के औपचारिक प्रावधानों की व्याख्या एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। द्विसदनीय विधायिका, तो सरकार के संघीय एवं राज्य स्तर के बीच सहयोग के लिए द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान होना आवश्यक है। इसमें दूसरा अथवा उच्च सदन राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए कनाडा की सीनेट में 105 सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय आधार पर किया गया है। वहाँ 4 प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्येक को 24-24 सीटें दी गई, जबकि शेष सीटें छोटे क्षेत्रों के पास हैं। भारत व संघवाद को देख लेते हैं, तो पैरामाउंटसी फेडरलिज्म, भारत के संघवाद को कौन कहते हैं? के संथानम। पैरामाउंटसी यानी परम उच्चता संघ कहते हैं। फिर सहयोगी संघवाद, ये ग्रेनविल, ऑस्टिन, बिर्च व फ्रांडा सहकारी संघवाद कहते हैं भारत के संविधान को। मॉरिस जोन्स सौदेबाजी संघवाद, यानी एक प्रकार से बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। क्वाजी फेडरल कैसिवियर कहते हैं। पूर्ण संघ का वियर का मॉडल यूएसए में कहा। तो बेसिकली कैसिवियर यूएसए के जो संघ है, यूएसए का संघवाद है, उसे पूर्ण संघवाद का दर्जा देता है। परफेक्ट फेडरलिज्म का उदाहरण मानता है यूएसए को। भारत को क्वाजी फेडरल का उदाहरण मानता है। फिर एक्सट्रीमली फेडरल, ये पॉल एच एप्पलबाई बोलते हैं। भारत में केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ है, ये आइवर जेनिंग्स बोलते हैं। भारत में केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ है। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित यूनियन शब्द कनाडा संघ से संबंधित ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से लिया गया। भारतीय एवं अमेरिका संघ की तुलना, तो भारत एवं अमेरिका संघ में समानता, तो भारत की तरह अमेरिका का संविधान भी लिखित, निर्मित, सर्वोच्च व कठोर संविधान है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1887 में ऐसा हुआ था। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम दोनों जगह है। अब एक प्रकार से हम लोग आधार देख लेते हैं यूएसए और भारत में जो संघवाद है उसमें अंतर देखने के लिए। तो निर्माण, तो राज्यों ने संघ बनाया है, भारत में संघ ने राज्य बनाए हैं, ये अंतर है। अवशिष्ट शक्तियां यूएसए में राज्यों के पास है, भारत में संघ के पास है। नागरिकता, तो यहाँ यूएसए में दोहरी है, भारत में एकहरी है। न्यायपालिका, तो ये भारत यहाँ पर एक प्रकार से यूएसए में दोहरी है, यानी कि स्टेट के भी न्यायपालिका होती है और सेंटर के भी। भारत में एकल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। संविधान, दोहरा संविधान, राज्य दोहरा है संविधान,
एक प्रकार से। तो राज्य संविधान के वे प्रावधान अवैध जो संघीय संविधान के विपरीत हों। तो एक प्रकार से दोहरा संविधान है, राज्य के भी संविधान होते हैं और केंद्र का भी संविधान होता है, जबकि भारत में केवल एक ही संविधान है। राज्यों का अस्तित्व पूर्ण गारंटी है, इकाइयों की अनुमति के बगैर उनकी सीमा, नाम, गठन आदि में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आप यूएसए के किसी भी राज्य की सीमा को या उसके नाम को बिना उसकी अनुमति के परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, आप साधारण बहुमत से उनको चेंज भी कर सकते हो। फिर संविधान संशोधन, तो संघीय संविधान में परिवर्तन है तो 3/4 यानी 75% इकाइयों का समर्थन जरूरी है। इकाइयों का, वहां पर तो जो वोटिंग होगी, इकाइयों का समर्थन जरूरी है। फिर सीमित भागीदारी राज्यों की रहती है या इकाइयों की रहती है। राज्यपाल, तो जनता एवं निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है। बेसिकली जो सीएम का रोल होता है भारत में राज्यों में, वही राज्यपाल का रोल यहाँ पर होता है, प्रेसिडेंट का या सॉरी गवर्नर का। और भारत में जो गवर्नर है उसे राष्ट्रपति यानी संघ द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च सदन में प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा या जो अपर हाउस होता है उसमें प्रतिनिधित्व सभी इकाइयों का बराबर होता है। तो 50 इसमें स्टेट हैं और सभी की 2-2 सीटें हैं। इसमें असमान प्रतिनिधित्व होता है, तो एक प्रकार से जो यूपी है उसका ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, लेकिन सिक्किम जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम है, ये बात है। फिर आपातकाल, तो आपातकाल का प्रावधान यूएसए के संविधान में तो नहीं है, भारत के संविधान में है। इकाइयाँ ज़्यादा स्वायत्त होती हैं यूएसए के संविधान में, भारत में कम है। संसद में मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति, यूएसए का राष्ट्रपति किसी प्रकार का मनोनयन नहीं करता है। अब एक प्रकार से पुस्तकें देख लेते हैं चलते चलते रिवीजन के हिसाब से। तो ग्रेनमिल आश्विन की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, 1966 में आती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, 1966 में। वियर की मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, 1966 में। केसी वियर की मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल गवर्नमेंट, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल गवर्नमेंट। वुडरो विल्सन की द कांग्रेशनल गवर्नमेंट, 1885 में। जेम्स ब्राइस की अमेरिकन कॉमनवेल्थ, 1895 में। डी टॉकविले की डेमोक्रेसी इन अमेरिका, 1835 में। और लास्की की अमेरिकन प्रेसिडेंसी कोलन एंड इंटरप्रिटेशन, 1980 में बुक आती है, अमेरिकन प्रेसिडेंसी कोलन एंड इंटरप्रिटेशन। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए इसी आशा के साथ कि फिर मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।